Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering the topics balance of payment, international trade, and currency exchange. So I've taken these notes from Ronald Sir's notes only. These are just restructured form of Ronald Sir's notes. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बारे में देख लेते हैं. First of all, we look at the benefits of international trade. So this is very basic. वही इट हेल्प्स इन अर्निंग 4x जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और ये सब चीज़ें. सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यू शुड जस्ट हैव अ जनरल आइडिया अबाउट दिस. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between residents and non-residents of a country over a specific period of time. ठीक है, तो इसमें वही दिया है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री उनको बोलेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ दैट. प्रेपरेशन कैसे करना है? द सेंट्रल बैंक्स प्रिपेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट एज पर IMF's BPM6 manual with all the figures in US dollars. So this is important. You should know that it is the central bank who prepares the balance of payment. ठीक है, and the model which is used for preparing this is IMF का BPM6 मॉडल. ठीक है, सेंट्रल बैंक्स प्रिपेयर करते हैं IMF के मॉडल के ऊपर. ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना BOP. सो P लुक्स लाइक इन्वर्टेड 6. ठीक है, तो उससे BPM6 लिंक कर सकते हो आप लोग. हाँ ठीक है. सो नाउ ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? सिंस एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. अगर किसी एक कंट्री का डेबिट हो रहा है तो किसी दूसरी कंट्री का क्रेडिट हो रहा होगा. ठीक है, सो द इंटायर नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द वर्ल्ड रिमेन्स ज़ीरो ऑलवेज. ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के? वी हैव current account as well as capital account. So capital account is linked to assets, whereas current account does not have any assets as such. ठीक है, वही current account records trades in goods, services, incomes and transfers, whereas capital account में it records capital transfers and acquisition, disposal of non-produced assets. ये सब चीज़ें. ठीक है. Now we look at RBI's method of classification of BOP. So it classifies balance of payments into two categories. One is the current account, the other one will be the capital and financial account. ठीक है, तो करंट अकाउंट में जो भी एसेट से रिलेटेड नहीं है वो सब चीज़ें रहेंगी. फॉर एग्जांपल वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, ये सब चीज़ें. ठीक है, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में एसेट रिलेटेड चीज़ें. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. ठीक है, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम्स, RBI's forex रिजर्व्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. और ये जो इनकम वगैरह थी हमारी, सैलरी वगैरह, दैट कम्स अंडर करंट अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सी नो एसेट इज़ बीइंग क्रिएटेड. है ना, बस पेमेंट है एक ये सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें. ठीक है, सो दैट कम्स अंडर द करंट अकाउंट. नाउ देयर इज सम डेटा गिवन रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. ठीक है, बिकॉज ये पुराना डेटा दिया हुआ है. यू शुड जस्ट हैव अ जनरल आइडिया कि करंट अकाउंट बैलेंस कितना होता है. पहले अगर नेगेटिव में दिया है मतलब कि इट विल बी अ डेफिसिट. ठीक है, एंड इफ इट इज़ इन पॉजिटिव देन इट मीन्स दैट इट इज़ अ सरप्लस है. ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लेते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड का की पॉइंट क्या है? इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ठीक है, दिस इज नोन एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड. NCRT डेफिनेशन क्या है? द बैलेंस ऑफ ट्रेड कंसिडर्स ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज. वेराज जो IMF का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैनुअल है उसमें बोथ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड व्हेन इट कम्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड.
ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, इट विल बी अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of the economic transactions of residents and non-residents of a country, whereas balance of trade में किसी कंट्री का बारे में बात हो रही है। सो कंट्री का जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसके बारे में वी आर टॉकिंग। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट इज डन बाय पीपल, तो पेमेंट में रेजिडेंट्स के बारे में आ जाएगा, वैसे करके लर्न कर लो। पेमेंट इज डन बाय अ पर्सन। ठीक है। तो उनके बारे में बात होगा। वेयर एज ट्रेड, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड में पूरे कंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट हाँ, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड देख लेते हैं पहले। आई जस्ट हाईलाइट दिस सिंस दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड basically means there's a formula for this. It is value of exports upon the value of imports into 100. ठीक है। तो this is the formula for net terms of trade. So in case the net terms of trade is less than 100, then it will mean that we are importing more as compared to our exports। ठीक है। तो इंडिया में it is lesser than 100। ठीक है। तो हमारा इम्पोर्ट्स आर वे हायर दैन दी एक्सपोर्ट्स। ठीक है। फिर वी हैव ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो ग्रॉस या बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या था, नेट मतलब वैल्यू, ग्रॉस में क्या है, टोटल। ग्रॉस होता है टोटल, टोटल मतलब क्वांटिटी से लिंक कर लो आप। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ imports upon the volume of exports into 100, and usually it is smaller than 100 for India, meaning that the export volume is higher than the import volume। ठीक है। Example, India exports large quantities of rice but its total value remains generally lower। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो वैल्यू ऑफ imports है that is higher than the value of exports, however the export volume is higher than the import volume। ठीक है। सो इट इज़ different for both। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिमेंबर दिस। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो E अपॉन आई है, whereas ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड इज I अपॉन E। ठीक है। तो E ऐसे करके लर्न कर लो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन इम्पोर्ट्स इनटू क्वांटम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। दस दैट मीन्स नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू क्वांटम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है। ये बस पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी लुक एट द इंडियाज नोटेबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। So goods में when it comes to exports, we primarily export petroleum products, gems and jewelry, chemicals and pharmaceuticals। ठीक है। और services के terms में IT है ना। Then we have telecom, transport, travel, financial and business services। imports के लिए भी देख लेते हैं। imports में जो goods हैं, we have crude oil। ठीक है। imports में crude oil is the highest, one of the highest imports। then electronics, coal, gold, machinery, chemicals etc। और services में we have transport, travel, business services, intellectual property fees etc। ऑब्जर्वेशंस क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स कैटेगरी है उसमें कंज्यूमर गुड इज़ मोर दैन इंटरमीडिएट गुड्स एंड दैट इज़ इवन मोर दैन द कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है, कंज्यूमर गुड्स, देन कम द इंटरमीडिएट गुड्स, देन वी हैव कैपिटल गुड्स एंड लास्टली रॉ मटेरियल्स। ठीक है। और रॉ मटेरियल्स वैसे भी इसलिए लो है बिकॉज गवर्नमेंट यूजली प्रिवेंट्स, मतलब डिसइंसेंटिवाइज करती है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ना हो, सो दैट
raw material stays within the country and it can be used for प्रोडक्शन विद इन द कंट्री इटसेल्फ. ठीक है. सो दिस इज बाय डिज़ाइन, दिस इज नेचुरल. ठीक है. नेक्स्ट है इंडिया टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. सो यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर, बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि मरीन प्रोडक्ट्स आर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल एंड फूड एक्सपोर्ट्स. फिर मरीन प्रोडक्ट्स के बाद में राइस आ जाता है, नॉन बासमती राइस. ठीक है. दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. स्पाइसेस भी हैं. सो स्पाइसेस तो इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, तो वो तो होगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट राइस के लिए भी काफ़ी फेमस है. इट इज़ ओनली इन एशियन कंट्रीज दैट, मतलब राइस इज़ प्रोमिनेंटली फाउंड इन एशियन कंट्रीज ओनली. एंड मरीन प्रोडक्ट्स के लिए भी फेमस है. ठीक है. सो ये तीन याद होने चाहिए. Now we'll be looking at India's trade partners. So this is data from the Economic Survey 2023. So I would not suggest you to learn this because current affairs में we'll be uh, learning the latest data. ठीक है. Just look at this once so as to have a general idea about the exports and imports. तो जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की, इट इज़ यूएसए, देन कम्स यूएई एंड देन नेदरलैंड्स. ठीक है. हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हमारा इंडियन स्टफ. देन इम्पोर्ट्स के लिए टॉप इम्पोर्ट सोर्सेज कौन से हैं? चाइना, देन अगेन यूएई एंड थर्ड विल बी यूएसए. ठीक है. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट विद सर्टन कंट्रीज. ठीक है, विच वी हैव. सो फॉर एग्जांपल ट्रेड डेफिसिट किस किस के साथ है हमारा? वी हैव अ वेरी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना. Then with other Middle Eastern countries also we have a trade deficit. स्विट्ज़रलैंड के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है. नाउ ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? देखो, ट्रेड सरप्लस इज व्हेन द एक्सपोर्ट्स विल बी हायर दैन द इम्पोर्ट्स. ठीक है. सो वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, यूके, नेदरलैंड्स, टर्की. सो मैनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद देम. अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश, नेपाल, इनसे भी है. ये जो इंडिया की टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स दिए हैं, जस्ट हैव अ लुक एट देम, बट वी विल बी अगेन डूइंग दिस इन द करंट अफेयर सेक्शन. ठीक है. सो विद द लेटेस्ट डाटा वी विल ट्राई टू रिमेंबर दोज प्रॉपर्ली. नाउ दिस थिंग यू कैन जस्ट रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए कि यूएसए इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देन चाइना इज़ ऑल्सो अ लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है. फिर यूएई, सऊदी अरेबिया और स्विट्ज़रलैंड. टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस क्या है? यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकॉन्ग. इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स वी हैव ऑलरेडी सीन देम, है ना. नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, सॉरी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. सो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? दीज आर ऑल्सो नोन एज कैप्टिव सेंटर्स और ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. इनका फंक्शन है टू promote innovation, product development and other operations. ठीक है. एंड these primarily serve industries such as banking, finance, software, telecom, ये सब चीज़ें. ठीक है. So Texas Instrument had set up its first GCC in Bengaluru in 1985. एंड करंटली 2023 का डेटा दिया है कि देर आर मोर देन 1600 GCCs इन इंडिया. ठीक है. सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर कि फर्स्ट कहाँ पे GCC इस्टेब्लिश हुआ था. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर फर्स्ट वन वाज इस्टेब्लिश्ड इन बेंगलुरु. सो बेंगलुरु का तो आपको पता ही है कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन IT हब. ठीक है. तो बैंगलोर में हुआ था. एंड ईयर क्या था? इट वाज 1985. सो 1985 में कौन सी कैसे लिंक करेंगे हम लोग इसको? 1985 की गवर्नमेंट से लिंक कर लेते हैं कि 1985 हैड राजीव गांधी गवर्नमेंट. ठीक है. तो उनसे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर. कहाँ गया ये? 85 में राजीव गांधी गवर्नमेंट वॉज इन पावर. ठीक है. एंड
1984 में ही इंदिरा गांधी जी वॉज assassinated एंड आफ्टर दैट राजीव गांधी जी हैड कम टू पावर। ठीक है। और उसी टाइम पे दिस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सेट अप एज द फर्स्ट जीसीसी इन इंडिया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। Now we'll be looking at reports and indices related to export and remittances. So first of all we have the export preparedness index. तो दिस इज रिलीज बाय नीति आयोग। ठीक है। नाम क्या है इसका? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो अगर हमें अपना प्रेपरेशन अच्छा करना है, सो वी नीड अ प्रॉपर प्लान। प्लान मतलब नीति। ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि प्रेपरेशन अगर किसी को अपनी अच्छी करनी है, देन यू नीड अ प्रॉपर प्लान, एंड प्लान मतलब नीति, सो नीति आयोग। ठीक है। दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस। बाकी इसका वही इसमें होता क्या है, इट विल बी रैंकिंग इंडियन स्टेट्स ऑन एक्सपोर्ट रेडनेस बेसिस बेस्ड अपॉन पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन बाय UNESCAP। तो इसमें क्या है, दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। ठीक है। पर्पस है इट विल बी इवैल्यूएटिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स इन ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है। और ये की पैरामीटर्स दिए हैं एंड द रैंकिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो क्या है ये? ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। सो इट इज़ अ ग्लोबल सर्वे। तो दिस इज सिंपल। ठीक है। बस इसमें आप ये UNESCAP का नाम याद रखना। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। इसको लिंक कैसे करेंगे हम लोग? ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो फैसिलिटेट को हमको लिंक करना है। हाँ, देखो यूएन का काम ही क्या है? इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हुज वर्क हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है। तो फैसिलिटेट करने के लिए यूएन बॉडी ही कोई रहेगी, है ना। तो यूएन से कौन सी बॉडी ली है? सिंस डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, therefore economic commission रहेगा। So economic and social commission for Asia Pacific will be the one who will facilitate digital and sustainable trade। ठीक है। नेक्स्ट है goods trade barometer index। So this report is given by WTO, World Trade Organization, और इसका पर्पस है that it will indicate changes in global goods trade growth। ठीक है। इसका प्राइम पर्पस इज टू इंडिकेट चेंजेस इन द गुड्स के ट्रेड ग्रोथ में। ठीक है। तो बस इसमें यू जस्ट नीड टू दैट द कोर ऑर्गेनाइजेशन हु इज कमिंग अप विद दिस। तो बैरोमीटर से लिंक कर लेते हैं इसको। वेट अ सेकेंड। So barometer, as you might be knowing, is something which is used to measure pressure, है ना। प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ट्रेड एंड बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दिस सेक्टर ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी, ये सब जो है दीज आर हाई प्रेशर सेक्टर्स। ठीक है। बिकॉज बस ऐसे ही याद कर लो कि दीज आर वेरी हाई प्रेशर सेक्टर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन द वर्ल्ड। तो ऐसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि WTO ट्रेड बिजनेस से डील करता है एंड ट्रेड एंड बिजनेस हाई प्रेशर सेक्टर्स, और प्रेशर से यू कैन कनेक्ट बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है रेमिटेंसेस। सो वी हैव द वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस रिपोर्ट। अगेन कौन निकालता है ये? दिस इज बीइंग पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है। Now you need to remember the name of the organization, World Bank. It is responsible for the remittance report। तो देखो रेमिटेंसेस, कोई भी रेमिटेंस को हम लोग भेजते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फैमिली, उनका कोई फैमिली मेम्बर हैज़ गॉन टू सम फॉरेन कंट्री एंड दे आर अर्निंग देयर। सो दैट member will be sending home some money।
ठीक है, दैट विल बी नोन एज द रेमिटेंस, है ना। उस रेमिटेंस को दे जनरली सेंड इनटू सम बैंक इन इंडिया, है ना। तो वैसे लर्न कर लो कि रेमिटेंस किस में आती है, बैंक में आती है। सो यू कैन लिंक दिस विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक से रेमिटेंस रिपोर्ट निकालता है। सिंस 2008 top recipients of remittances have been India, China and Mexico, ठीक है। 2023 का जो था उसमें इंडिया केम फर्स्ट, देन मेक्सिको, देन चाइना, ठीक है। अभी करंट डेटा वील स्टडी दैट इन द करंट अफेयर्स वीडियो, अभी के लिए यू कैन डू दिस मच। नेक्स्ट है इंडिया माइग्रेंट्स की डेस्टिनेशंस। अच्छा, तो where do Indian migrants primarily go to? So if someone leaves India, so a major portion earlier, you know, in past years क्या होता था, most of the people used to go to Gulf nations, ठीक है, बिकॉज ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सिमिलर कल्चर देयर, है ना। बट हाउ एवर टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ईस्ट एशिया में भी जाते हैं, सिंगापुर, जापान वगैरह में, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल, ठीक है। सो बस यही है, पहले लो स्किल्ड जॉब्स के लिए जाते थे, है ना। अभी दे आर गोइंग फॉर हाई स्किल्ड जॉब्स राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन रिपोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो एक आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, सो दिस इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन वी हैव द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, दिस इज रिलीज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, तो हमको वी हैव टू कनेक्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट विद वर्ल्ड बैंक। वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड रेमिटेंस विद वर्ल्ड बैंक, है ना। तो रेमिटेंस कौन लोग भेजते हैं, माइग्रेंट्स भेजते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड बैंक। प्लस क्यों भेजते हैं वो लोग रेमिटेंसेस, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो माइग्रेंट्स एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर। देन ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट किसके लिए है, इट इज़ गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, तो दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है ना, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। सो बोथ द नेम्स आर हैव अ कॉमन वर्ड इन इट, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड, एंड इट इज़ अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। सो ये हेडक्वार्टर कैसे लर्न करेंगे, सो जस्ट थिंक इट दिस वे दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब सब लोगों का ये मन होता है कि दे माइग्रेट टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, ठीक है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो नोडल एजेंसी है इंडिया में, इट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। Earlier, only ONGC and other certain PSU companies were allowed to explore oil, gas, and hydrocarbons. But after the 1991 LPG reforms, private sector participation was also allowed. ठीक है, अभी हम लोग करंट अकाउंट में इम्पोर्ट ऑफ ऑयल को देख लेते हैं। सो देर इज़ अ हेल्प पॉलिसी विच गाइड्स द कंट्रोल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। हेल्प का फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 2016, ठीक है। सो दिस हैड रिप्लेस्ड द NELP पॉलिसी दैट स्टैंड्स फॉर शायद न्यू, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक द फुल फॉर्म, बट हेल्प होता है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। नेल्प पॉलिसी का फुल फॉर्म था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, न्यू एक्सप्लोरेशन
and licensing policy. ठीक है, तो हेल्प में व्हाट वर द की फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगल लाइसेंस होता था, सो देयर वुड बी ओनली अ सिंगल लाइसेंस फॉर कवरिंग ऑल हाइड्रोकार्बन्स का एक्सप्लोरेशन. ठीक है. देन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, वेयरइन government would receive a share from the gross revenue and not on the company's profits. फिर मार्केट फ्रीडम होती थी, दैट देयर वुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्राइसिंग एंड मार्केट ऑफ ऑयल एंड गैसेस. ठीक है. और एक ऑफशोर एक्सप्लोरेशन होता है, दैट इज रिलैक्स्ड नॉर्म्स ड्यू टू हायर रिस्क एंड कॉस्ट. ठीक है. तो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए देवर रिलैक्स्ड नॉर्म्स. और market में there would be no government interference when it comes to the pricing of oil and gas. ठीक है. So these are the main features of the help policy. So this is important. Then there is another policy known as the OLAP. OALP stands for Open Acreage Licensing Policy. तो इसमें क्या होगा? The companies who are interested in mining, they can pick and choose blocks from designated areas without even government bids. पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट यूज टू कम अप विद अ टेंडर एंड देन बिडिंग यूज टू टेक प्लेस. ठीक है. बट ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में दे कैन अप्लाई फॉर अ सर्टन पीस ऑफ लैंड, या ब्लॉक बोलते हैं उसको. दे कैन अप्लाई कि हमें यहाँ पे करना है लाइसेंसिंग. ठीक है. And government will then invite other companies also for auctioning that land off, and whoever gives the best price, they will get that, they will be assigned that piece block. ठीक है. तो इसमें ये दोनों important है. Then we are looking at India's strategic oil reserves. So strategic oil reserve या strategic petroleum reserve क्या है? It will be a location wherein a lot of oil, petrol and natural gas will be stored. ठीक है. क्रूड ऑयल को काफ़ी सारा लेके स्टोर कर लेते हैं, वही लिखा है यहाँ पे. द ऑब्जेक्टिव इज टू बाय एंड स्टोर क्रूड ऑयल व्हेन द प्राइसेस आर लो फॉर यूजिंग ड्यूरिंग वॉर्स एंड इमरजेंसीज. ठीक है. नोडल मिनिस्ट्री कौन है? दिस इज नेचुरली द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. स्टोरेज की लोकेशंस कहाँ पे है? एक तो देर इज विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, देन वी हैव चांदीकोल इन ओडिशा, देन कर्नाटका में है पडूर एंड मैंगलोर. ठीक है. दीज लोकेशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वील ट्राई टू लर्न दीज फर्स्ट. अभी यहाँ पे तो क्या क्या है देखो. ईस्टर्न कोस्ट पे हमारा जो बे ऑफ बंगाल की साइड पे दो हैं. एक तो विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम. ठीक है. दिस यू विल बी एबल टू रिमेंबर. देन एक ओडिशा, ओडिशा में चांदीखोल. चांदीपुर तो आपने पढ़ा होगा उड़ीसा में है, तो वैसे ही देयर इज अनदर प्लेस नोन एज चांदीखोल that also has a strategic oil reserve. Now when we come to the western coast of India, we have Karnataka. Karnataka में we have Padur and Bangalore. ठीक है. बैंगलोर का तो पता होगा आपको, है ना, तो उसी से राइमिंग मैंगलोर इज इन कर्नाटका एंड दैट इज अ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व. ठीक है. Now how is this oil being stored? It is stored in underground rock caverns. ठीक है. एडवांटेज क्या है? वाई इज इट बीइंग स्टोर्ड अंडरग्राउंड? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स. ठीक है. सो एज यू माइट बी सीइंग अभी इन ईरान, what is the government doing? They are trying to get rid of such oil reserves and various important installations. ठीक है. So to in order to avoid that in case of a war, underground store करते हैं सब चीज़ों को. ठीक है. Next, we'll be looking at crude oil prices and OPEC. OPEC stands for Organization of Petroleum Exporting Countries. ठीक है. This organization was founded in 1961 and इसके member countries कौन है? They are 14 oil producing countries of the world. ठीक है. और headquarters कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में. And Qatar had withdrawn from this grouping in 2019 और Russia is not a member. ठीक है. So this is a kind of an oligopoly. क्या करते हैं ये लोग? They control the oil prices throughout the world. ठीक है. Organization of Petroleum Exporting Countries
कितने कंट्रीज हैं? 14 कंट्रीज हैं। एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1961। हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर? OPEC का जो P है उसको अगर इफ यू इन्वर्ट इट देन इट लुक्स लाइक C, सॉरी इट लुक्स लाइक 6, एंड E से आप 1 को लिंक कर सकते हैं, ठीक है? दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ इसमें जो क्रूड ऑयल का प्राइस मूवमेंट है उसको देख लेते हैं। देखो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस यू शुड नो कि अगर सप्लाई डिक्रीज होगा देन what will happen is that OPEC and Russia will reduce oil production, और supply decrease होगा तो production भी decrease कर देंगे। नहीं नहीं, देखो if the price increases, I'm sorry for the mistake, अगर price increase होता है तो उसके causes क्या हैं वो दिया है यहाँ पे। सो दैट इज सिंपल, प्राइस क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज देर इज अ प्रॉब्लम विद द सप्लाई, ठीक है? तो अपने आप डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली प्राइस डिक्रीज क्यों होगा? इफ देर इज एक्सेसिव सप्लाई एंड रिड्यूस्ड डिमांड, ठीक है? तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स, ये आपको दिस इज नथिंग इम्पोर्टेंट हियर, है ना? जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें दिया है कि डिमांड क्यों डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ जनरली ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है? So you can go through this if required. Then India के top oil suppliers कौन कौन है? We have Iraq, then we have USA, Saudi Arabia, ठीक है? So first of all Iraq है, then comes USA, and then we have Saudi Arabia, ठीक है? So this thing you should remember properly. Top oil suppliers of India. Next we will be looking at crude oil or market terms related to crude oil. So सबसे पहले we have this term known as cartel. Cartel क्या होता है? It is basically a group of manufacturers who collude to keep prices high and limit competition. So OPEC, we just read about it. It is basically an oil cartel. ठीक है? तो वो एक मोनोपोली टाइप रहता है, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मोनोपोली या ओलिगोपोली टाइप चीज़ रहती है ना? Wherein they all of them will come together and decide the prices, overall prices. Then we have sweet crude oil and sour crude oil. देखो sweet crude oil is crude oil whose sulfur content is very low, whereas high sulfur content वाले crude oil को we call it sour crude oil, ठीक है? फिर then we'll be looking at Brent index. देखो देखो पहले ना इसका अच्छे से लर्न कर लेते हैं हम लोग लो और हाई सल्फर कंटेंट का। तो जितना सल्फर कंटेंट कम होगा द स्वीटर विल बी द ऑयल, मतलब उसको स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है? तो सल्फर कम मतलब कि इट इज़ स्वीट, एंड अगर सल्फर ज़्यादा है तो इट इज़ सार। तो आप ऐसे कर लो, सल्फर को सार से यू कैन रिप्लेस, सार इज इक्विवेलेंट टू सल्फर कर लो, ठीक है? दे ऑल्सो हैव सिमिलर स्पेलिंग, मतलब सिमिलर लेटर्स इन देयर नेम्स, है ना? सल्फर में भी SUR आता है और सार में भी SUR आता है ना? तो अगर हाई सल्फर कंटेंट है मतलब इट इज़ सार क्रूड ऑयल, अगर लो सल्फर कंटेंट है देन इट मीन्स स्वीट क्रूड ऑयल है, ठीक है? तो अगर स्वीट क्रूड ऑयल होता है ना देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ईजियर टू रिफाइन, whereas sour crude oil is considered to be very hard to refine, ठीक है? नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट ब्रेंट इंडेक्स। ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? इट विल बी मेजरिंग द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इज जनरली अ मेट्रिक विच इज़ यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है? तो क्रूड ऑयल का प्राइस मेजर करने के लिए एक इंडेक्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द ब्रेंट इंडेक्स, और ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव वन बैरल। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल आर देयर इन अ बैरल? So it is around 159 liters of oil, ठीक है? नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट WTI। WTI क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ WTI इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अगेन दिस इज अ बेंचमार्क फॉर USA's ऑयल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है? तो जैसे ब्रेंट इंडेक्स नॉर्थ वेस्ट यूरोप के लिए था, ब्रेंट WTI, that is West Texas Intermediate, is for USA के crude oil prices. How will you remember this? Texas is in USA, therefore you will be easily able to link this.
नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट ऑयल प्राइस क्रैश। सो क्या हुआ था, वही कोविड-19 में देयर वाज़ अ लॉकडाउन, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा जो यूएस के ऑयल कंपनीज़ थे, दे कुडन्ट स्टॉप प्रोडक्शन, दैट इज़ व्हाई सप्लाई वाज़ स्टिल हाई, ठीक है? बट डिमांड हैड फॉलन डाउन ड्यू टू कोविड, दैट इज़ व्हाई बहुत ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो गए थे, एंड इन फैक्ट दे हैड ऑल्सो गॉन नेगेटिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। सो दिस ऑल्सो कम्स इन द करंट अकाउंट, ठीक है? तो देखो गोल्ड का देख लेते हैं। इंडिया इज कंसिडर्ड टू हैव हाई गोल्ड कंजम्पशन, ठीक है? In fact, India is considered to have the second largest gold consumer base after China. ठीक है? So, to curb the gold demand, RBI and government has launched various schemes. What happens is अगर बहुत ज़्यादा gold consumption है ना, so a lot of gold will be imported, and therefore अगर imports are very high, then automatically the foreign currency will, मतलब कि जो currency exchange rate है, it will fall, ठीक है? सो दैट इज़ वाई देर आर वेरियस, अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी स्मगलिंग भी होती है, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस स्कीम्स टू कर्ब द डिमांड फॉर गोल्ड। सो एक है आरबीआई का 80-20 स्कीम, है ना? फिर आरबीआई का गोल्ड इम्पोर्ट रेगुलेशन भी है, एंड इट स्टेट्स दैट minimum 20% of the imported gold has to be exported before new imports are allowed, ठीक है? तो जितना इम्पोर्ट करा है उसका एटलीस्ट 20% हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड बिफोर न्यू इम्पोर्ट्स आर अलाउड, ठीक है? दिस इज़ द 80-20 स्कीम। देन पर्पस है वही टू कंट्रोल ट्रेड डेफिसिट एंड रुपीज डेप्रिसिएशन, and this has been enforced under the Foreign Exchange Management Act, because this is something which is related to foreign exchange, क्योंकि गोल्ड का import and export directly affects the rupees depreciation, that is why it is linked to the Foreign Exchange Management Act. Now this scheme was discontinued as the gold demand declined over time, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सो अगेन दिस वाज बाय द आरबीआई, ठीक है? इसमें क्या हुआ था, देयर वर वेरियस डिपॉजिटर्स हु यूज्ड टू डिपॉजिट देयर गोल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बैंक्स वगैरह में they used to deposit money in banks, and this deposited gold was then sent to MMTC, ठीक है? दिस MMTC then used to sell this gold to jewelers, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और ये सब को और बेच देते थे, एंड इट वाज ब्रॉट इनटू सर्कुलेशन, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या था, देखो पहले तो MMTC का फुल फॉर्म लिख लो। MMTC स्टैंड्स फॉर मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? इनका मेन फंक्शन क्या है, नहीं, ये पूरे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ टू डिपॉजिट द गोल्ड, जो हमारे पास गोल्ड आइडल गोल्ड पड़ा है अलमारी वगैरह में, बैंक लॉकर्स में, इट इज़ टू ब्रिंग दैट गोल्ड इनटू सर्कुलेशन, ठीक है? तो वो एक काम था कि दिस गोल्ड इज देन सेंट इनटू सर्कुलेशन वाया MMTC, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जितना भी टेन्योर है उसके बाद में दे विल बी गेटिंग द गोल्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट, ठीक है? रिडेम्पशन पे आइदर यू कैन गेट गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स और द कैश इक्विवेलेंट अपॉन मैच्योरिटी। और इंटरेस्ट रेट कितना है, इट इज़ 2% पर ईयर, टेन्योर इज अराउंड 15 ईयर्स और सो, एंड डिपॉजिट लिमिट है मिनिमम यू कैन सबमिट 30 grams of gold, and maximum there is no limit as such, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल स्कीम, बिकॉज यहाँ पे
एक तो गोल्ड तो अपने आप ही अप्रिशिएट होता है, द वैल्यू अप्रिशिएट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन इट एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इंडियन सोवरेन गोल्ड कॉइन्स। देखो तो जो इंडियन गोल्ड कॉइन है इट इज़ जनरली इशूड बाय MMTC। MMTC स्टैंड्स फॉर मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो MMTC इज द वन हु इज इशूइंग गोल्ड कॉइन्स। डिनोमिनेशन क्या क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द वेट, सो वी हैव 5 grams, 10 grams, 20 grams, etc. However, this is not a fiat money and it is neither a legal tender. देखो, fiat money इसलिए नहीं है because it has not been issued under the Coinage Act of 2011 and it does not bear rupee markings. Apart from that, it is not a legal tender because it cannot be used for transactions like regular currency. ठीक है। सो बेनिफिट्स इसका वही है, ट्रस्टेड, प्योरिटी, इजी रीसेल, ये सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट गोल्ड रिलेटेड डेटा। सो सबसे पहले माइंस के बारे में देख लेते हैं। लीडिंग नेम्स ऑफ माइंस, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोड्यूसर्स भी आपको बस पता होना चाहिए कि चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड एक्सपोर्टर्स कौन है सबसे ज़्यादा? इट इज़ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। सो ओनली दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लैब ग्रोन डायमंड्स को देख लेते हैं हम लोग। देखो, लैब ग्रोन डायमंड्स आर as the name suggests, these are diamonds which have been grown in labs, है ना? So देखो, natural diamond it is formed in the earth with formed in the earth's mantle, whereas lab grown diamonds are created in laboratories. ठीक है। वैसे if you look at the chemical and physical properties they are the same thing, है ना? However, there's a cost difference when it comes to these diamonds, or लैब ग्रोन डायमंड्स आर वेरी सस्टेनेबल सिंस उनके लिए माइनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। ठीक है। सो गवर्नमेंट इज बीन ट्राइंग टू promote lab grown diamonds overall. ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट GI tags. GI tag stands for geographical indication tags. ठीक है। तो it is used in a product on products that have a specific geographical origin and unique qualities due to that origin. बस इसमें इतना ही मेन चीज़ है कि जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सिग्निफाई करने के लिए दिस इज़ यूज्ड। ठीक है। एग्जांपल दार्जिलिंग टी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ GI टैग। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे पता होना चाहिए कि प्रीमियम वैल्यू बढ़ा देता है ना? हायर प्राइस, यू कैन कमांड हायर प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किसके अंडर आते हैं GI टैग्स? दे कम अंडर WTO's ट्रिप्स अग्रीमेंट। ठीक है। एंड इंडिया का जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट है 1999 का, उसमें आता है। ठीक है। इट इज़ वैलिड फॉर 10 years। और GI, हाँ वो तो दिस इज़ नेचुरल कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग विच इज़ created beyond that designated region. ठीक है। Now, one thing which you need to remember is the TRIPS agreement. ठीक है। ट्रिप्स अग्रीमेंट कब हुआ था? 1994 में, है ना? और इसका फुल फॉर्म क्या है? आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। इट इज ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual property rights। ठीक है। सो दिस इज ट्रिप्स और 1994 में आया था ये WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसको लर्न कैसे करेंगे? एक तो WTO से ट्रिप्स, है ना? दीज टू यू कैन कनेक्ट।
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। देन 1994 से हमको इसको लिंक करना है, तो ऐसे कर लो। 1991 में हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। इसके थ्रू व्हाट हैपेंड वाज लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सो वंस प्राइवेटाइजेशन वाज डन, अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल स्टार्टेड टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो उसी के 3 साल बाद ट्रिप्स अग्रीमेंट ओवरऑल फॉर्म, मतलब वैसे ये तो इंडिया का है, ये पूरे वर्ल्ड का है, देयर इज़ नो एज सच कनेक्शन, बट इन ऑर्डर टू हेल्प यू लर्न दिस आई हैव क्रिएटेड इट, ठीक है। अब इंडिया का क्या लर्न करना है? Geographical Indication of Goods Act. This is 1999 का act, so you need to remember the year, ठीक है। So again link it with 1991's LPG reforms, ठीक है। LPG reforms हुआ है, उसके around 8 to 9 years later Geographical Indication of Goods Act was brought, ठीक है। नेक्स्ट नोडल अथॉरिटी कौन कौन है इसके लिए? यू हैव internationally you have WIPO, that is World Intellectual Property Organization, which is headquartered in Geneva, Switzerland. Then from India we have the Commerce Ministry, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क होते हैं, दे डील विद द GI रजिस्ट्री, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम, इंडियन नेम एज वेल एज जो फॉरेन में who's the nodal authority, that is also required to be remembered, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, सिंस दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। और नाम क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ ट्रेड ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट यूनिटी मॉल्स। सो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ऐसे पता होना चाहिए कि द यूनियन गवर्नमेंट विल बी providing loans for setting up unity malls in their state capitals or various tourist cities or financial hubs, ठीक है। These malls will be promoting states ODOP, that is one district one product scheme को promote करेंगे। Apart from that GI products will be promoted, handicrafts will be promoted and other states products will be promoted, ठीक है। एंड हु इज टेकिंग अप दिस स्कीम? मतलब यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो इसमें दे विल बी द वंस प्रोवाइडिंग लोन्स टू द स्टेट्स फॉर सेटिंग अप दीज मॉल्स, ठीक है। तो यूनिटी, यूनिटी मतलब कि सब लोग एक जगह, है ना, सब कुछ एक जगह, तो वही हो रहा है यहाँ पे। ODOP, GI प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ दे आर बीइंग सोल्ड एट वन प्लेस। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। So special economic zones, basically there are certain areas designated by the government wherein different tax laws will apply, and apart from different tax laws अलग ड्यूटी अलग चीज़ है, ठीक है। everything different is applied in order to promote trade, ठीक है। and that is known as a special economic zone. So definition, exact definition क्या है इसकी? Special economic zones are designated area in India treated as foreign territory for tax and trade laws, thus offering tax exemptions and incentives, ठीक है। तो जैसे अगर नॉर्मल एरिया है वहाँ पे एक्साइज लगेगा, GST लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, फिर कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह चीज़ें लगेंगी। whereas in an special economic zone there will be no excise, GST, customer duty, corporation tax, etc, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। ये सब चीज़ों से टैक्स हॉलिडे मिल जाता है उनको, है ना। नॉर्मल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, देन इनकम टैक्स है, एक्साइज, GST, कस्टम्स, है ना, इन सब चीज़ों से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इनकम टैक्स में दे गेट अ टैक्स हॉलिडे फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और SEC का एक सनसेट क्लॉज होता है कि आफ्टर सम टाइम टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल,
ठीक है, so there exists a sunset clause according to the income tax act whereby the tax benefits are time bound. फिर operational benefits, ये तो बस tax benefits की बात हो गई. Then they also have some operational benefits available. For example, they will be receiving single window clearance for all import and export licenses. ठीक है, and government will be funding infrastructure development, ये सब. ठीक है, so overall it is a very good deal for manufacturing companies to establish their bases over there. ठीक है. रेगुलेशंस देख लो कि कौन से रेगुलेशंस के अंडर आता है. इट कम्स अंडर द SEC पॉलिसी ऑफ 2000 एंड SEC एक्ट ऑफ 2005. सो इसको लर्न कैसे करेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंग, है ना. तो ये कहाँ पे आया? एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी दिस आइडिया वॉज ब्रॉट इन. ठीक है, तो 2000 में व्हेन द न्यू सेंचुरी स्टार्टेड दे केम अप विद दिस इनोवेटिव आइडिया. ठीक है, एंड 5 years later there was another SEC act which was brought in as well. ठीक है, फिर फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ एशिया was set up in Kandla, Gujarat. ठीक है, as an export processing zone. ठीक है, so again this is also important. And how do you remember the place Kandla, Gujarat? So link it with Prime Minister मोदी, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनके जहाँ से वो हैं वहाँ पे first SEC was established. Otherwise, you can also link it like this: कि Gujarat is a trading, मतलब there is a lot of trading community in Gujarat. ठीक है, so trading manufacturing hub है वो. That is why first SEC was opened in Gujarat. ठीक है, now you need to remember the year कि कब खुला था. It is 1965. So you link this with the Indo-Pak War. इंडो-पाक वॉर भी हुई थी एक 1965 में. ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक इट कि जब फर्स्ट इंडो-पाक वॉर हुई देन गुजरात में फर्स्ट SEC वॉज ओपनड. ठीक है, नाउ इंडिया करंटली हैज़ अ लॉट ऑफ SECs, मोर देन 220. नाउ देश हब्स के बारे में देख लेते हैं. दे आर टाइप्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओनली, है ना. So, a Desh Bill 2022 was brought in, which was aimed to replace the SEC Act of 2005. उसका भी सेम काम ही था. एवरीथिंग इज द सेम, बस द नेम हैज़ बीन चेंज. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दैट. लेट मी सी द फुल फॉर्म ऑफ दिस. देश stands for, I'll just write the full form here: development of enterprise and service hubs bill. ठीक है, this was a proposed legislation. I doubt if it has been converted into an act. Let me check. हाँ, इसको शायद हाँ नहीं करा है. After this, an SEC amendment bill was also brought in because this was, I think it was not passed due to some reasons. ठीक है, so we'll look at that later. But अभी के लिए this you just need to you don't have to remember it properly. बस एक बिल लाए थे और it has not been passed. ठीक है, now we are looking at current India's foreign trade policy. So nodal authority कौन सी है? We have the Director General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce, who is the nodal authority responsible for India's foreign trade policy. ठीक है, so Directorate General of Foreign Trade under Ministry of Commerce. ठीक है, important years क्या है? India had launched its agricultural export policy in 2018. Now, important years क्या है? India had launched its agricultural export policy in 2018. Then 2015 से 2020 के बीच में we had the foreign trade policy aimed at doubling the exports. 2020
2022 में इंडिया had crossed $400 billion in exports, goods exports, और a new foreign trade policy was also introduced in 2023 to align with global trends. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बस आपको ये याद रखना है कि 2023 में एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया गया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट 2018 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड. ठीक है, सो दैट इज़ 1 year बिफोर कोविड. ठीक है, एंड 2023 का कैसे याद रहेगा, अभी 3 साल पहले. न्यू का जो डब्ल्यू है इट लुक्स लाइक 3, तो इससे 2023 यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट 4 pillars ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट प्रमोशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही प्राइमरीली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज मेड. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 का, उसमें देर इज़ एन इंसेंटिव टू remission which has been provided, that is the first pillar. ठीक है, so there are various remission schemes for exporters. One of them is RoDTEP. RoDTEP stands for remission of duties and taxes on exported products. ठीक है, so in this the taxes will be refunded, and all those taxes which have been paid on the input of that product, of the production of that product, that will be refunded. ठीक है, then we have export promotion and capital goods scheme. इसमें क्या होगा, there will be under this scheme 0% custom duty is levied on imported capital goods for export production. ठीक है, so any machinery which has been imported that will help in export production, that is only 0% capital duty लगे, customs duty लगेगा उस पर. Then it is exempt from IGST and GST compensation cess as well. ठीक है, और there are various additional incentives also, है ना, not very important. Then there is one more scheme, advance authorization scheme. ठीक है, सो एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम में क्या रहेगा, हाँ, 0% customs duty on raw material imports for export production. ठीक है, सो ऑयल, कैटलिस्ट, इन सब के ऊपर जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स हैं उन पे 0% कस्टम ड्यूटी विल बी अप्लाइड. ठीक है, देन SION रहता है एक, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स. दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन GFT approved list of raw materials. ठीक है, so again this phrase is very important to learn कि standard input output norms किस में लगते हैं, these are applicable on a certain DGFT approved list of eligible raw materials. ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट स्कोमेट एंड डुअल यूज एक्सपोर्ट्स. सो स्कोमेट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, सो नेचर क्या है, दीज आर रेफरिंग टू डुअल यूज हाई एंड गुड्स, एग्जाम्पल नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल स्कैनर्स, ड्रोन्स एट्सेट्रा. एंड the foreign trade policy 2023 is aimed at promoting exports of SCOMET items. ठीक है, SCOMET का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, special chemicals, organisms, materials, equipments and technologies. So anything special comes under SCOMET. ठीक है, these are generally dual use high end goods. Now e-commerce exports देख लेते हैं. So we have various export facilitation initiatives. For example, there is courier and postal exporters integration. ठीक है, so they are linked via iSgate, है ना, for document clearance and tax processing. ठीक है, so
आइस गेट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट आइस गेट। वो एक CBIC का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पोर्टल है। ठीक है, आइस गेट हमने वैसे लर्न करा था कि गेट से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स आते हैं कंट्री में। ठीक है, देन सपोर्ट फॉर रूरल आर्टिजन्स एंड MSME, सो दिस इज़ वेरी जेनरिक। तो इनको भी सपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। देन वी हैव ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑल्सो वेरियस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ट्रेड एप्स एंड पोर्टल्स के एग्जांपल्स क्या है? देयर इज स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म रहता है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय CBIC वाया आइसगेट फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियरेंस। इट इंक्लूड्स ई संचित तुरंत फॉर ई गवर्नेंस अप्रूवल्स। ठीक है, तो स्विफ्ट इट इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। ये स्विफ्टली काम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, import या export clearance will happen swiftly. Next we have India Trade Web Portal and Niryat Mitra app. So both of these have been developed by the Commerce Ministry and FIEO to support exporters. ठीक है, so again very important, India Trade Web Portal and Niryat Mitra app. ठीक है, FIEO stands for Federation of Indian Export Organizations, ये भी पता होना चाहिए हमें। Federation of Indian Exports Organizations. Next we are looking at merchanting trade or at gift city. ठीक है, merchanting trade का meaning होता है it is any company which will be buying goods from one country and selling those to another country without importing them into its own country. ठीक है, तो मर्चेंट जैसे जो काम कर रहे हैं दे विल बी एक्टिंग एज अ मिडिल मैन इन ग्लोबल ट्रेड। सो फॉर एग्जाम्पल दे विल बाय गुड्स फ्रॉम कहीं पे अफ्रीका में कहीं पे एंड दे माइट सेल इट इन सिंगापुर और समवेयर लाइक दैट। ठीक है, दैट इज नोन एज मर्चेंटिंग ट्रेड। ठीक है, कॉमन हब्स क्या है ये दिया है। FTP 2023 का इनिशिएटिव है कि इट विल बी प्रमोटिंग मर्चेंटिंग ट्रेड इन गिफ्ट सिटी IFSC है ना। गिफ्ट सिटी गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है ना, तो उसमें प्रमोट करेंगे। सो अगेन जेनरिक चीज़ है। देन देर आर वेरियस मिसलेनियस स्कीम्स फॉर एक्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है ये। देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम and then we have merchandise exports from India scheme. ठीक है, the services exports from India scheme will be regarding it will provide tax credits for service exporters. ठीक है, then merchandise exports will be offering tax credits for again merchant, ये ऊपर वाले सर्विस एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करेंगे और नीचे वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स को टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस टैक्स क्रेडिट कैन ऑफसेट द यूनियन कस्टम्स ड्यूटी है ना, तो इफेक्टिवली द कस्टम ड्यूटी विल बिकम वेरी लो और परहैप्स इवन ज़ीरो। ठीक है, हाउएवर दिस स्कीम वाज डिसकंटिन्यूड वंस रोड टेप विल बी डिसकंटिन्यूड वंस रोड टेप इज फुली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, रोड टेप में भी इट वाज सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स था। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम। ठीक है, सो दैट इज वाई इट विल बी डन अवे विद वंस रोड टेप इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट वी हैव टैक्स क्रेडिट फॉर एक्सपोर्टर्स। सो वही यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है कि रोड टेप और MEIS, सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इट प्रोवाइड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर customs duty.
ठीक है, एंड WTO had disallowed MEIS. That is why road tax scheme was brought in, wherein again input tax credit is being provided for additional taxes, including customs duty, excise and VAT, state mandi tax, stamp duty on commodity trade, and electricity duty. ठीक है, and this one is compliant with the WTO norms. ठीक है, and it will replace MEIS. ठीक है, तो इसमें not only customs duty but also excise and VAT on transport of fuel है ना. देन स्टेट मंडी टैक्स, ये मतलब इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, इवन दैट उसका भी एक्साइज और वैट विल बी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में मिल जाएगा. ठीक है, देन स्टेट मंडी टैक्स जो होते हैं APMC का फीस है ना, वो मिल जाएगा. स्टैम्प ड्यूटी मिलेगा ऑन कमोडिटी ट्रेड, उसका ITC और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. ठीक है, देन वी हैव पोर्ट लॉजिस्टिक्स. तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स में अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज विच इज़ यूज्ड इज ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, और उसके लिए एक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम भी है. वो इट रेफर्स टू द importers, exporters or cargo companies, and these importers, exporters and cargo companies can apply for AEO status from CBIC. ठीक है, AEO stands for authorized economic operator. Operator मतलब they operate है ना, so they perform some activity. ठीक है, इसके लिए they get a proper license टाइप चीज़ मिलेगा, AEO status, and CBIC will be providing it. So do not confuse it with Ministry of Commerce. हम लोगों को लगेगा कि Ministry of Commerce will be providing this, but नहीं. It is the Central Board of Indirect Taxes and Customs which will be providing a AEO status. ठीक है, eligibility criteria क्या है, वही minimum 3 years of experience, no bankruptcy history and no fraud or smuggling cases. Benefits रहेंगे वही faster clearance time, और it will be guided by वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस सेफ फ्रेमवर्क. ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में. ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इट विल बी फॉलोइंग WCO's सेफ फ्रेमवर्क, एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेंटर्ड अराउंड बेल्जियम. तो इसको लर्न कर सकते हैं कि बेल्जियम चॉकलेट काफ़ी सारी इम्पोर्ट करते हैं हम लोग है ना, बेल्जियम चॉकलेट. सो इम्पोर्ट करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ लिंक्ड विद कस्टम्स. ठीक है, एंड इट शुड बी इंश्योर्ड कि सेफ टाइप ऑफ चॉकलेट इज़ कमिंग, कोई भी अडल्ट्रेटेड चॉकलेट नहीं आ रही है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर द सेफ फ्रेमवर्क. ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट कृषि उड़ान स्कीम 2.0. So this was brought in by the Civil Aviation Ministry. कृषि किसान स्कीम, सॉरी उड़ान स्कीम है ना. इसका बेसिक एम क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फार्म प्रोडक्ट्स विद इन इंडिया एंड अब्रॉड. ठीक है, तो पेरिशेबल फार्म प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करने के लिए है. इट इज़ प्राइमरीली एम्ड एट हिली रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और की प्रोडक्ट्स which come under the scheme are king chilies, jackfruit, लीची. ठीक है, बर्मीज ग्रेप्स, असमीज लेमन, ये सब चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स में FDI एंड FPI. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वी विल सी द डिफरेंस, एंड वी विल सी कि दोनों में क्या क्या होता है. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का डेफिनेशन क्या है, दिस विल बी व्हेन अ फॉरेन एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी बाइज अप टू 10% ऑफ द इक्विटी और शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी. ठीक है, सो अगर 10% तक शेयर्स बाय करें देन इट विल कम इन foreign portfolio investment, whereas if they go beyond 10% then it comes in FDI, that is foreign direct investment. ठीक है, पहले there were other names for this also,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते थे, बट देन दे वर मर्ज इनटू अ सेम कैटेगरी ऑफ एफपीआईज बाय द के.एम. चंद्रशेखर कमिटी. ठीक है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. द नेम ऑफ द कमिटी ऐसे ही लर्न कर सकते हो आप, चंद्रशेखर. सो जैसे मून, मून क्या करता है, सबको यूनिफाई कर देता है. ठीक है, सब पे सेम लाइट आती है मून से, है ना, ऐसे कुछ भी करके लर्न कर लो. सो यूनिफाई कर देता है. सो दैट इज व्हाट दे डिड. दे combined FIIs, QFIs and put them under the same umbrella term of FPIs. ठीक है. देन पर्पस क्या है, इट इज वही प्रॉफिट मेकिंग पर्पस होता है उनका. दे विल बी इशूइंग पार्टिसिपेटरी नोट्स टू, सॉरी, पार्टिसिपेटरी नोट्स विल बी इशूड टू सेबीज नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक है. एंड FPIs do not participate in company operations, and there is a lot of risk associated with FPIs because they are considered to be hot money. मतलब कि they can easily remove money from the market and go back to their own country. ठीक है, they can quickly sell and exit, thus leading to rupees depreciation and Sensex का fall. ठीक है. Next we are looking at FDI, that is inward and outward direct investment. ठीक है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इफ द फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट्स मोर देन 10% इक्विटी इन एन इंडियन कंपनी टू पार्टिसिपेट इन इट्स. मतलब कि अगर 10% से ज़्यादा किसी फॉरेन कंट्री फॉरेन एंटिटी ने इन्वेस्ट करा है, देन दैट कम्स अंडर FDI एंड दे विल ऑल्सो बी गेटिंग सम मैनेजमेंट कंट्रोल एज वेल. मतलब उसमें पार्टिसिपेट दे कैन डू. ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होगा, दिस विल बी एन इंडियन एंटिटी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनी. ठीक है, दैट कम्स अंडर आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, वो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी द टर्म्स, है ना, इनवर्ड और आउटवर्ड. ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स गिवन. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट ग्रॉस वर्सेस नेट FDI फ्लो, इनफ्लो. So, when a non-resident investors exits an Indian company by selling their stake, उसको हम लोग, अच्छा वो ये टॉपिक नेम गलत दिया हुआ है यहाँ पे रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ FPI. सो रिपैट्रिएशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिनारियो व्हेन अ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर exits an Indian company by selling their stake. ठीक है. सो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नेट FDI पे, इफ़ द फॉरेनर्स आर एग्जिटिंग देन इट विल इम्पैक्ट आर ओवरऑल रूपी का जो रेट है उसको इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट दिस टर्म मीन्स. ठीक है. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, वो हमने पहले भी देख लिया था. वही है कि a foreign entity is investing more than 10% in an Indian company. There are certain sectors wherein FDI is prohibited, so you need to know these. So first of all, atomic energy में नहीं allowed है. Railway operations, atomic energy is very sensitive subject, so that is why FDI is not allowed here. Then we have various railway operations, उसमें नहीं allowed है. Tobacco, उसमें भी नहीं allowed. ठीक है. टोबैको क्योंकि सिन गुड है, तो सिन गुड के लिए दे जनरली डू नॉट अलाउ FDI. देन रियल एस्टेट में नहीं अलाउड बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट वेरियस फॉरेन एंटिटीज विल बाई लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विद इन इंडिया. ठीक है. देन फार्म हाउसेस के लिए नहीं अलाउड है. फार्म से रिलेटेड चीज़ों में इट इज़ जनरली नॉट अलाउड. ठीक है. देन चिट फंड्स में नहीं अलाउड, निधि कंपनीज में नहीं अलाउड, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, लॉटरी, कुछ भी शेडी स्टफ हो रहा है ना, उस पर FDI विल नॉट बी अलाउड. ठीक है. देन अप्रूवल रूट्स क्या है, देर इज़ एन ऑटोमेटिक रूट एंड देर इज़ अ गवर्नमेंट रूट. ऑटोमेटिक रूट में देर इज़ सम प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, वेर एज गवर्नमेंट रूट में, आई एम सॉरी, ऑटोमेटिक रूट में नो प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, वेर एज गवर्नमेंट रूट में it requires an approval from the concerned ministry or department. ठीक है.
Now, foreign investment में 100% automatic FDI is permitted in the following sections, in the following sectors. So you should know, have a general idea about which all sectors are there wherein FDI is allowed. मतलब 100% automatic FDI, ठीक है. So you have agriculture, animal husbandry, प्लांटेशन, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है. इन सब चीज़ों में देर इज़ 100% FDI अलाउड via the automatic route. Then we have financial services. देखो, एग्रीकल्चर में है, मतलब यू माइट हैव थॉट कि नहीं एग्रीकल्चर में शायद नहीं होगा, बट एग्रीकल्चर वगैरह सब में एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इट हैज़ 100% ऑटोमेटिक FDI, ठीक है. देन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा, एक तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है ना, बैड बैंक टाइप चीज़ होती है जिसमें दे बेसिकली बाई द बैंक बैड लोन्स और NPAs एंड देन रिस्ट्रक्चर द डेट, ठीक है. वो फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, देन वी हैव कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वाइट लेबल ATMs, ऑल ऑफ दीज आर allowing 100% FDI via the automatic route, ठीक है. देन वी हैव हेल्थ केयर एंड फार्मा, उसमें ग्रीनफील्ड फार्मा एंड बायोटेक, देन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, इनमें है. देन मीडिया और रिटेल में नॉन टीवी न्यूज़ चैनल्स, नॉन न्यूज़ टीवी चैनल्स, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज foreigners or foreign companies will start influencing the माइंड्स ऑफ आर पीपल, है ना. सो दैट इज़ वाई नॉन न्यूज़ TV चैनल्स ही अलाउड है यहाँ पे. देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन्स, होलसेल ट्रेनिंग, सिंगल ब्रांड रिटेल एंड E-commerce. देन हैव IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में वही टाउनशिप कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क्स, BPM, ये सब, ठीक है. देन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज में लेदर, टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, माइनिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, केमिकल्स, एनर्जी. देन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, शिपिंग, रेल इंफ्रा, रोड एंड हाईवेज, ये सब, ठीक है. देन वी हैव ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकॉम, उसमें DTH TV, केबल सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है. रिसेंट FDI अप्रूवल्स किस किस को मिले हैं, अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. बस आपको डू रिमेंबर दिस कि LIC में अप टू 20% FDI इज़ अलाउड, ठीक है, ये पता होना चाहिए. देन वी हैव इंडियाज़ FDI रूल्स फॉर ई कॉमर्स आपको पता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन सर्विसेज ओवर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज़ नोन एज E-commerce, ठीक है. So there are two types of models when it comes to e-commerce. We have the inventory based model and we also have the marketplace model, ठीक है. इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होगा, कंपनी विल ओन द इन्वेंट्री एंड इट सेल्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, ठीक है. वेर एज इन द केस ऑफ देखो ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं, सारे जो नाम है ना उनके, दे आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सो इन्वेंट्री बेस्ड तो आपको पता चल गया. देन वी हैव मार्केट प्लेस बेस्ड. सो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में क्या होगा, द कंपनी विल बी एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, है ना, बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स वाया अ वेब पोर्टल और एन ऐप, ठीक है. सो इट विल जस्ट एक्ट एज अ इंटरमीडियरी इस केस में, ठीक है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच हैव बीन गिवन. सो जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है उसमें FDI इज़ नॉट अलाउड, whereas when it comes to marketplace model, FDI 100% FDI is allowed, ठीक है. सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग, है ना, दोनों मॉडल्स के बारे में. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट एंड मिसलेनियस टर्म्स रिलेटेड टू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट गोल्डन वीज़ा. गोल्डन वीज़ा UAE वगैरह देते हैं, UAE, दुबई, है ना, स्पेन, ठीक है. ऑल ऑफ दीज कंट्रीज generally provide a golden visa. This is basically a special visa which is granted to investors, property buyers, celebrities, sports persons, scientists and exceptional students, ठीक है. तो ये जो स्पेशल टाइप के लोग होते हैं उनको दिस वीज़ा इज़ ग्रांटेड. It is prevalent in countries like Spain, UAE, etc.
और बेनिफिट क्या है, इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, दस बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अंकटैड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सो अंकटैड का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इज एट जिनीवा स्विट्जरलैंड एंड इट वाज फाउंडेड इन 1964 एंड इट बेसिकली पब्लिशेस द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन करता है, UNCTAD, है ना। इसको लर्न कैसे करेंगे, सो वर्ल्ड से रिलेटेड है तो आप यूएन से लिंक कर लो उसको, है ना। देन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर दैट एज वेल। ठीक है, एंड रिपोर्ट तो वही है। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट UNCTAD का कहाँ पे है, the headquarter is at Geneva, Switzerland, because Geneva में there are various financial institutions, global financial institutions who have a headquarter there. ठीक है, and world investment report हो जाएगा वैसे डन। Now we are looking at key highlights. So global FDI declined by 40% in 2020 due to COVID-19. ठीक है, so again this is not important. India was the ये सारे outdated metrics हैं, so you do not need to remember these। ठीक है, देन कॉमर्स मिनिस्ट्री का EIC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एज द नेम सजेस्ट्स क्या करेगा, इट इज़ जस्ट a statutory body which was formed under the Export Quality Control and Inspection Act of 1963। ठीक है, इनका वही काम है, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको लर्न क्या करना है, एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है वो लर्न करना है, देन यू नीड टू रिमेंबर द एक्ट। ठीक है, एक्ट के बारे में लर्न करना है, देन यू हैव हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, दिल्ली में। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज भी है इन मुंबई, कोलकाता, कोची, दिल्ली एंड चेन्नई। सो यू शुड नो दिस आइडियली। ठीक है, तो एक तो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं, देन एजेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं, मुंबई में है ना, देन कोलकाता, देन कोची, दिल्ली एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा आपको। मुंबई पोर्ट है ना, सी साइड पोर्ट टाइप रहेगा वहाँ पे, कोलकाता भी दिस एक्सेस टू सी इज़ मतलब इजी, कोची में भी रहेगा है ना पोर्ट, देन चेन्नई में भी देयर इज़ एक्सेस टू सी, एंड दिल्ली सिंस इट इज़ द कैपिटल सिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर द ईयर, देखो 1961 में वी हैड द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, सो उससे लिंक कर लो कि चाइना क्या करता है, चाइना एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंडिया, तो वी इम्पोर्ट अ लॉट फ्रॉम चाइना। सो वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ कब आ गई, इट केम इन 1963, दैट इज़ 2 years आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, 1963। सो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। EIC का सर्टिफिकेशन, there are certain categories of food items wherein the certification of EIC is compulsory and बाकियों में voluntary होता है। ठीक है, so compulsory किस किस चीज़ में है, we have fish, dairy, फिश में बिकॉज देयर इज़ अ टेंडेंसी दैट पुअर क्वालिटी में भी प्रेजेंट। ठीक है, डेयरी में भी क्वालिटी मैटर्स अलॉट, हनी में भी अडल्ट्रेशन हो जाती है कई बार, एग प्रोडक्ट्स भी देयर इज़ एन एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व, सो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट इट फॉल्स विद इन द एक्सपायरी डेट। मीट में भी वो कोई कोई बैक्टीरिया, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट उससे काफ़ी सारा कंटामिनेशन हो सकता है। Gelatin में gelatin is again an animal product as far as I know. Then crushed bones and osane. I do not know what that means. Wait, let me check once. So osane stands for, it is a kind of a protein,
एनिमल बोन्स से डिराइव करते हैं, ठीक है। वो 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 भी कुछ एनिमल प्रोडक्ट ही है। सो अ लॉट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स इफ यू सी, है ना। तो ऑल ऑफ दीज रिक्वायर कंपल्सरी EIC certification, whereas other food and non-food items will be requiring voluntary Inspection Council certification. Next, we are looking at FIPB, which was abolished. So, FIPB stands for Foreign Investment Promotion Board. ठीक है? So, it was abolished in 2017. It was a non-statutory body under the Finance Ministry, Department of Economic Affairs. इनका वही काम था, processing of FDI applications, which require government approval. ठीक है। और अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का FDI होता था, देन दे यूज टू सेंड इट टू द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। नाउ FIPB हैज़ बीन अबॉलिश, और अभी कौन कर रहा है, जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें FDI आने का कोशिश कर रहा है, जिनके अंडर कोई भी PSU या देयर इज एनी कंपनी जिसके अंदर FDI लाने की कोशिश करें, देन दे विल बी specifically deciding whether or not to allow FDI. ठीक है। So ministries or departments now handle FDI approvals along with the Commerce Ministry. ठीक है। So this is the only thing which you need to remember from here, and you also need to know about this. There is a web portal named Foreign Investment Facilitation Portal which comes under the Ministry of Corporate Affairs, and उसके बारे में you should be knowing, ठीक है। Then there are certain special cases as well. For example, if there is some FDI which has been proposed from either Pakistan or Bangladesh, then it will require a home ministry clearance, ठीक है। और when it comes to FDI in private security agencies and small arms manufacturing, again home ministry का approval is required, ठीक है। Again these things are important, these exceptions are important from the exam point of view, ठीक है। So next we'll be learning about the International Financial Services Center or the Gift City. तो International Financial Services Center है, उसका definition क्या है? It is a hub for financial institutions like banks, stock markets, insurance firms, etc. ठीक है। यहाँ पे what is the difference from between this center and the rest of India? यहाँ पे there will be first of all 0% income tax for a period of 10 years, I'm sorry 50 years, and apart from that जो भी rules and regulations जो यहाँ लगेंगे, they will be, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में लग रहे हैं, those will be the rules and regulations which will be applied here, ठीक है। So for example 100% FDI will be allowed, full capital account convertibility is allowed, ठीक है। Then independent judiciary, quick visa processing, double taxation avoidance agreements with most countries, ठीक है। So it is aimed at attracting international financial firms. नेक्स्ट है इंडिया का जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इट इज़ एट गुजरात, ठीक है। गिफ्ट सिटी गुजरात बोलते हैं उसको। इट वॉज डेवलप्ड एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बाई ILNFS प्लस गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आफ्टर द ILNFS crisis, Gujarat government took over the ILNFS's stake, ठीक है। सो इट इज़ नाउ गुजरात गवर्नमेंट एंड द गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसमें वही 100% कॉरपोरेट टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 10 years, देन इनकम टैक्स का 0% रहेगा, दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड देयर, ठीक है। नाउ one thing which you need to know is that there is no liquor prohibition in Gift City Gujarat, despite it being in Gujarat, because Gujarat is a dry state, है ना। Still Gift City में no such prohibition occurs, ठीक है। नेक्स्ट है IFSC Authority Act of 2019. So IFSC और उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको देख लेते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ एंड रिलैक्स्ड रेगुलेटरी नॉर्म्स, ठीक है। और रेगुलेटरी एग्जेम्पशंस क्या है? बैंक्स इन द गिफ्ट सिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RBI, CRR, SLR एंड PSL नॉर्म्स, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट।
दैट जो बैंक होता है गिफ्ट सिटी में उसको आरबीआई का नॉर्म्स दे डू नॉट नीड टू फॉलो, ठीक है। एंड इन 2019 via the IFSC Authority Act, a statutory authority was formed to regulate IFSCs, ठीक है। Now you need to remember the year of this act, that is very important, है ना। तो इसको कैसे लॉन्च करेंगे, 2019 है ये, है ना। 2019 का जो ये दोनों है, दिस लुक्स लाइक आई, वन लुक्स लाइक आई और नाइन लुक्स लाइक इन्वर्टेड एफ, ठीक है। तो IFSC वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, नहीं तो जस्ट लिंक इट विद द कोविड-19, है ना, कि कोविड-19 के टाइम पे IFSC वाज फॉर्म, मतलब IFSC अथॉरिटी एक्ट केम इनटू बीइंग, ठीक है। एंड जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है फॉर रेगुलेटिंग IFSCs, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, it will consist of members from all the regulatory authorities in India, ठीक है। तो RBI, SEBI, IRDA, IPF, RDA एंड इवन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड टेन्योर कितना रहेगा इन लोगों का, 3 years का टेन्योर रहेगा, ठीक है। सो इट विल बी डूइंग ओवरऑल रेगुलेशन। एंड गांधीनगर गुजरात में IFSC अथॉरिटी का हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। सो IFSC अथॉरिटी इज द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विच विल बी रेगुलेटिंग IFSCs, ठीक है। एंड इट इज सेंटर्ड, the headquarters are at गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट है फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो एक डेकन यूनिवर्सिटी होती है ऑस्ट्रेलिया की, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप एन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस। And one thing which you need to remember is that this will not be regulated by UGC but by the IFSC authority, ठीक है। then there's a data embassy which will be formed there, ठीक है। तो डेटा एम्बेसी होता क्या है, इट इज़ अ सिक्योर ऑफशोर लोकेशन वेयर अ कंट्री स्टोर्स इट्स क्रिटिकल डेटा, ठीक है। इट विल प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स और डिजास्टर्स एंड इंडिया प्लान्स टू सेट अप वेरियस डेटा एम्बेसीज एट गिफ्ट सिटी। सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग दे कैन स्टोर देयर डेटा इन इंडिया, ठीक है, मतलब इन गिफ्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल कैपिटल कंपनीज एट गिफ्ट सिटी। सो वेरिएबल कैपिटल कंपनी क्या होता है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर मैनेजिंग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स एट्सेट्रा, ठीक है। सो it is something which is managing various multiple investment schemes, ठीक है। वेरिएबल कैपिटल कंपनी बोलते हैं इसको। एडवांटेज क्या है इसका, देयर इज मोर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और इन सब चीज़ों से कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दे कैन इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या बस हेज फंड में ही जाना है पैसा, ठीक है। दे कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। सो IFSC के जो अथॉरिटी है KP, उन्होंने एक KP कृष्णन कमेटी बनाया था, दे हैड रिकमेंडेड BCCs इन इंडिया, ठीक है, वेरिएबल कैपिटल कंपनी। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट अ वेरिएबल कैपिटल कंपनी इज एंड दैट वुड सफाइस। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में मिसलेनियस कंसेप्ट्स। सो द फर्स्ट मिसलेनियस कंसेप्ट विच वी आर लुकिंग एट इज नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन। सो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एक देयर इज अ फॉर्मूला फॉर नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन। द फॉर्मूला इज ओवरसीज एसेट्स ओन्ड बाय द नेशन माइनस द डोमेस्टिक एसेट्स ओन्ड बाय द फॉरेनर्स, ठीक है। तो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमें पता चल जाती है कि हम लोगों ने, इंडियंस ने कितना इन्वेस्टमेंट अब्रॉड किया है, ठीक है। तो नेट पता चल जाएगा उसका, बिकॉज वी आर डिडक्टिंग द domestic assets which are owned by foreigners, ठीक है। Now if we have a positive NIIP, then we will be called as a creditor nation, that is a lender nation, and in case it is negative then we will be known as a debtor nation or a borrower, ठीक है। So global rankings के हिसाब से USA has the highest negative NIIP, so it is a borrower nation,
or a debtor nation, and India comes at the eighth place when it comes to NI negative NIIP. ठीक है. Next we are looking at asset liability ratio. Asset liability ratio, this is self explanatory. क्या है ये? एसेट और लाइबिलिटी का रेशो. ठीक है. सो ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल स्किप दिस, जस्ट यू जस्ट नीड टू नो द मीनिंग. ठीक है. देन वी आर लुकिंग एट वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स. उनको नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं बनेगा ना, उसमें इट विल बी प्रॉपरली कवर्ड. रोनाल्ड सर के नोट्स में पिलर 3B में आता है, तो वी लुक एट दैट देयर. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सटर्नल डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम. सो foreign debt और GDP growth में there is a Laffer curve relationship which we will be looking at right now. So initial stage क्या होता था? Modern external borrowing में there was higher economic growth, है ना. अगर सॉरी मॉडरेट एक्सटर्नल बोरिंग करा तो देयर विल बी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. बट इफ़ यू गो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट देन एक्सेसिव डेट हो जाता है, देन इट विल रिजल्ट इन डेट ओवरहैंग. डेट ओवरहैंग क्या होता है? व्हेन न्यू डेट और न्यू इनकम विल बी primarily be used for repaying the old loans. ठीक है. that scenario is known as debt overhang. ठीक है. तो इसमें वो ये दिया है कि अगर मॉडरेट एक्सटर्नल बोरिंग करा, मतलब ज़्यादा नहीं बोरो करा बाहर से, then it can be beneficial and it will lead to higher economic growth. However, if you go overboard, then there's always a problem of debt overhang. ठीक है. सो बस इतना ही पता होना चाहिए था. एंड अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक सर्वेज, India's external debt to GDP ratio is quite optimal and it should not be increased further in order to avoid debt overhang risks. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.